टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आंसर वाला ये पार्ट है, ठीक है। टेस्ट योर नॉलेज, टाइम ऑफ सप्लाई। तो जब भी टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो सेकंड चीज आपको चेक करना है फॉरवर्ड चार्ज है कि रिवर्स चार्ज है। तो जैसे कि अपना एक क्वेश्चन दिया गया, कंचन प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई टैक्सेबल गुड, सप्लाई ऑफ गुड्स है। और जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो या स्पेसिफाइड सर्विस आपको पता है ऐसा लिखा ना हो तब तक वो आरसीएम में होगा नहीं, तो ये फॉरवर्ड चार्ज में है, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज के केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इरिलेवेंट हो चुका है, तो क्या है, बस है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, माने एक्चुअल डेट। और दूसरा चीज लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31, ठीक है। तो जैसा इस चीज में लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि सुतलज प्राइवेट लिमिटेड फॉर 2,50,000 ऑन 23rd जून, ठीक है, सप्लाई किया, इशू द इनवॉइस ऑन 25th जून, तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस तो 25th जून है, ठीक है। पेमेंट फॉर द गुड इज मेड बाय सुतलज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15 जुलाई, इरिलेवेंट है, फॉरवर्ड चार्ज है, कंपोजिशन सप्लायर नहीं है, तो उस केस में तो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड। तो लास्ट डेट क्या होगा, तो लास्ट डेट बोला गया था अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड, ठीक है। और इन अदर केस ऑन और बिफोर मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। तो इस केस में मूवमेंट है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हम मान लें अगर मूवमेंट भी है तो हमें 23 जून को या उसके पहले इशू करना था, ठीक है। और अगर मेकिंग अवेलेबल का भी केस है तो 23 जून या उसके पहले इशू करना था। तो लास्ट डेट जो इनवॉइस इशू करने का है वो तो 23rd जून है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड 23rd जून, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आई बाय अ सेट ऑफ मॉडुलर फर्नीचर, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है पहला चीज, ठीक है। और ऑब्वियस सा बात है फॉरवर्ड चार्ज में है, समझ गए। इनवॉइस इज इशूड टू मी एंड आई मेक द पेमेंट, इनवॉइस में से इशू हुआ और मैंने पेमेंट कर दिया। द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टू मी लेटर इन द वीक व्हेन अ टेक्नीशियन इज अवेलेबल टू असेंबल एंड इंस्टॉल इट। डिलीवर कब होगा, नेक्स्ट डे। The next day, the rate of tax applicable to modular furniture is revised. रेट हो गया रिवाइज, नेक्स्ट डे। अब क्या हुआ, स्टोर मुझे सेंड जो किया इनवॉइस डिलीवरी नोट के साथ, उसमें कलेक्ट करने के लिए डिफरेंशियल टैक्स के लिए, मतलब न्यू रेट में जो डिफरेंस आया, जैसे कि मैं तो गया खरीदा, मुझे इनवॉइस इशू हुआ, मैंने पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट डे जब फर्नीचर मेरे घर पे आया तो साथ में एक इनवॉइस भी आया डिफरेंशियल टैक्स के लिए, जो भी टैक्स रेट बढ़ने के कारण जो टैक्स बना उसके लिए उसने मुझे डिलीवरी नोट के साथ भेज दिया, सप्लीमेंट्री इनवॉइस के साथ, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 14 इस चीज को कवर करता है, ठीक है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन तो क्लियरली कहा था, नोटिफिकेशन कौन सा, 66/2017 नोटिफिकेशन नंबर, डेटेड 15/11/2017। ये क्या कहा था, सेक्शन 14 वाले केस को भूल जाना। अगर तुम पहला चीज गुड सप्लाई कर रहे हो, दूसरा चीज फॉरवर्ड चार्ज है, तीसरा चीज तुम कंपोजिशन सप्लायर नहीं हो, ठीक है, अदर देन कंपोजिशन सप्लायर, रेगुलर स्कीम वाले हो, तो उस केस में तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, सेक्शन 14 का यूज नहीं आएगा। और अगर सेक्शन 14 का यूज भी करो तो देख रहे होगे इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट दोनों बिफोर की इंडियन रेट ऑफ टैक्स पड़ गया। तो इन दोनों में जो अर्लियर होगा वो होता, 14 के हिसाब से बता रहा हूँ, 14 के हिसाब से क्या होता, दोनों अर्लियर पड़ गया। अब दोनों अर्लियर, दोनों में जो पहले होगा वो होता टाइम ऑफ सप्लाई, और ऑब्वियस बात है ओल्ड रेट होता, न्यू रेट तो होता नहीं। तो 14 के हिसाब से भी ओल्ड रेट ही आंसर बन रहा है। लेकिन जब नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि सेक्शन 14 को भी ओवरराइड करे नोटिफिकेशन, तो इसका मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस तो पहले इशू हुआ है। जब इनवॉइस पहले इशू हुआ है
तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई भी पहले होगा। जब टाइम ऑफ सप्लाई पहले होगा तो ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा, न्यू रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो स्टोर सही नहीं कर रहा है, समझ गए? स्टोर का ऐसा करना सही नहीं है। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो हम सेक्शन 14 से आंसर नहीं देंगे, नोटिफिकेशन से ही आंसर देंगे। नोटिफिकेशन ओवरराइड करता है सेक्शन 14 को, ठीक है। An online portal West Info raised invoice for database access on 21st फरवरी on Raw and Bansal Limited। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, डाटाबेस एक्सेस करने के वाला सर्विस दे रहा है, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? फॉरवर्ड चार्ज है, ऑब्वियस सा बात है, फॉरवर्ड चार्ज है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो हमें देखना पड़ेगा मेथड ए, मेथड बी। मेथड क्या? केस ए, केस बी। केस ए में क्या कहा था? तो पहला चीज हम चेक करेंगे कि सबसे फर्स्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेकेंड स्टेप, क्या इनवॉइस विदिन 30 डेज इशू हो गया है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस से। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 21 फरवरी है, तो क्या इसके 30 दिन, तो 30 दिन क्या होगा? मान लेते हैं कि 28 दिन है फरवरी में, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, तो उसी से चलते हैं। मेथड ए और बी को छोड़ देते हैं, तब तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो ये कैसे सॉल्व होगा? तो सेक्शन 14 के हिसाब से, सेक्शन 14 क्या कहा था? सब कुछ भूल जाओ, मैंने जो कहा है उसे मानो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? डेट ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ सप्लाई क्या है? 21 फरवरी, ठीक है। दूसरा डेट हमें क्या चाहिए होगा? डेट ऑफ इनवॉइस, वो क्या है? तो वो है वेस्ट इन्फो इन कैश द डिमांड ड्राफ्ट and there are sorry 31st February the payment is made by the raise invoice for 21st February. The payment is made by Roy and Bansal Limited by demand draft sent on 25th February, which is received and entered in the account for 28th February. Bansal Info encash the demand draft and thereafter give access database to Roy and Son from 3rd March. अच्छा, तो डेटा सप्लाई नहीं है, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, मेरी तरह गलती मत करना क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ने का। तो सेक्शन 14 के हिसाब से इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हुआ क्या? सबसे पहले यहां देखो 21 फरवरी को इनवॉइस इशू हुआ, ठीक है। उसके बाद चलता गया, डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दिया 25 फरवरी को, ठीक है, जिसको बुक में रिकॉर्ड किया गया 28 फरवरी को। समझ गए? अब यहां से फिर चलते जाओ, 25 फरवरी इरिलेवेंट है ना। पेमेंट इज मेड बाय डिमांड ड्राफ्ट सेंट ऑन, डिमांड ड्राफ्ट भेजा उससे क्या मतलब है? बुक में कब इंटर हुआ, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या होता है? कब इन कैश हुआ। तो इन कैश का तो बात का है, यहां पर आते आते तुम्हारा क्या हो गया? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 1 मार्च। समझ गया? और पेमेंट इन कैश कब हुआ? बेस्ट इन्फो इन कैश द डिमांड ड्राफ्ट and thereafter give access to database limited from 3rd मार्च, ठीक है। 3rd मार्च को इनकैश हुआ और 3rd मार्च से सर्विस दिया गया, समझ गया? 3rd मार्च आया समझ में? तो अब हम क्या करेंगे? तो हम निकालेंगे डेट ऑफ इनवॉइस, ये रहा। डेट ऑफ पेमेंट इसमें और इसमें जो अर्लियर होगा होता, ठीक है, क्योंकि ये 4 दिन से अगर बियॉन्ड जाता, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से क्या ये 4 दिन के बियॉन्ड नहीं ना है, 3 ही मार्च है, तो अर्लियर ही होगा। अगर ये 4 दिन बियॉन्ड चला जाता, हमने कि ये 3 मार्च की जगह 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च रहता, तो उस केस में ये डेट इरेलीवेंट हो जाता, ठीक है। तो इन दोनों में अर्लियर, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या हो गया? 28 फरवरी, ठीक है, समझ गए? अब जब 3rd मार्च में आए तो डेट ऑफ सप्लाई क्या है? 3rd मार्च। तो अब तुम जब देखोगे तो बोला गया था अगर इन 3 डेट में 2 डेट पहले पड़ गया तो ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई होगा। और टाइम सप्लाई क्या होगा? अगर डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट साथ में पड़ा तो दोनों में जो अर्लियर होगा, तो अर्लियर क्या है? 21 फरवरी।
तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 21 फरवरी। आया समझ में? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ये तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। समझिए कैसे होगा? अगर यही चीज ये यहाँ पे 3 मार्च को ना हो करके पेमेंट रिसीव बाय द वे मान लो 1 मार्च था, विद इन आफ्टर 4 डेज, तो आफ्टर 4 डेज मतलब क्या, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च को, बाय द वे 7 मार्च को, सॉरी 2 3 4 5 6 मार्च को, ठीक है। अगर 6 मार्च को पेमेंट इंटर होता तो डेट ऑफ पेमेंट ये हो जाता। अब इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई 6 मार्च होता। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट दोनों बाद में पड़ा है चेंज रेट ऑफ टैक्स के। समझ गए? कैसे लिखोगे आंसर? क्वेश्चन हो गया एज पर सेक्शन 14, ठीक है। इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स the time of supply will depend upon following 3 dates: date of issue of invoice, date of receipt of payment, date of supply of service. If any of the two dates, if any of the above mentioned two dates fall before the change in rate of tax, then old tax rate is applicable. ठीक है? If any of the two dates falls after a change in rate of tax, then the new tax rate shall be applicable. समझ गए? In the given case, the date of invoice and date of receipt of payment fall before the change in rate of tax, therefore old tax rate is applicable and the time of supply shall be the earlier of the two dates. समझिए? तो इसी तरह से तुम्हें लिखना है, तुम्हें डिफाइन भी करना पड़ेगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होगा, कब, जब गलती से वो चार्ज वाला केस आ गया तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। Since the payment is credited in the bank account after 4 working days from the change in rate of tax, therefore the date of receipt, the date of crediting in the bank account shall be the date of receipt of payment and not the date of entry in the books of account. समझ गए? तो इस तरह से तुम्हें लिखना पड़ेगा। समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो क्या कहता है? वो कहता है ट्रस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड हैज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with VST Limited to supply gas by a pipeline for a period of 1 year, 1 साल तक सप्लाई करना है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, नहीं समझे? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है। As per the terms of contract, VTS Limited shall make the monthly payment made by 7 day of next month. मतलब हर महीने के जो नेक्स्ट जनवरी का अगर बिलिंग कर, जनवरी का अगर पेमेंट करना है तो 7 फरवरी तक करेगा। समझ गए? 7 फरवरी को करेगा। आया समझ में? एवरी क्वार्टर ट्रस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड shall issue a statement of account showing the quantity and value of goods dispatch. लेकिन जनवरी फरवरी मार्च का जो भी स्टेटमेंट होगा, सक्सेसिव स्टेटमेंट जो कहा जाता है, वो इशू होगा कब? हर क्वार्टर को। ठीक है? पेमेंट रिसीव्ड एंड पेमेंट ड्यू एवरी क्वार्टर इशू करेगा। द डिफरेंशियल अमाउंट इफ एनी एज मेंशन इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शैल बी पेड। जो भी डिफरेंस होगा वो पे करेगा। अब देखो एक क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने में होगा तुम्हें कुछ थोड़ी दिक्कत भी है। तो देखो पहले देखो क्या दिया हुआ है, अगस्त 5, सितंबर 5, अक्टूबर 6। ठीक है? पेमेंट ऑफ 2 लाख मेड इन ईच मंथ फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। तो जुलाई का पेमेंट अगस्त 5 को मिला, अगस्त का पेमेंट सितंबर 5 को मिला, ठीक है, और सितंबर का पेमेंट अक्टूबर 6 को मिला। समझिए? A statement of account for quarter July to September issued by supplier showing amount of 2,56,000 as unpaid। अक्टूबर 3 को लेकिन इशू हो गया। ठीक है? अक्टूबर 3 को, इसके पहले इशू हुआ कि आपका पेमेंट ड्यू है, अनपेड है 2,56,000 का। अक्टूबर 17 को बैलेंस पेमेंट मिल गया 56,000। समझ गए? सबसे पहले क्या आएंगे? सबसे पहले आएंगे जुलाई का। जुलाई में 2 लाख रुपए का था, और तुम्हें मालूम है लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड इज ऑन और बिफोर
द इशू ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट और रिसीप्ट ऑफ सक्सेसिव पेमेंट। तो यहां तो तुम्हारा स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ था जुलाई वाले के लिए 2 लाख के लिए, तो इसका मतलब मेरा डेट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई अगस्त 5 होगा। समझ गया? जुलाई वाले 2 लाख के लिए मेरा टाइम ऑफ सप्लाई अगस्त 5 होगा। आया समझ में कैसे हुआ? फिर आते हैं अगस्त महीने में होने वाले सप्लाई के लिए। जब अगस्त महीने में आए तो हमें पता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड। पर कंटिन्यूअस सप्लाई के गुड्स में लास्ट डेट इनवॉइस इशू करने का क्या होता है? वही सेम लाइन। कौन सा? ऑन और बिफोर द इशू ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट, जो सक्सेसिव पीरियोडिक स्टेटमेंट इशू है, पीरियोडिक स्टेटमेंट इशू कर रहा है ना, और रिसीव ऑफ सक्सेसिव पेमेंट। ठीक है, जब पेमेंट रिसीव होता है। समझ में आया? तो पेमेंट तो रिसीव हो गया, लेकिन अभी भी इनवॉइस इशू होने का लास्ट डेट क्या होगा इसका? सितंबर 5। क्यों? पेमेंट मिला सितंबर 5 को, पेमेंट पहले मिल गया है इनके केस में, स्टेटमेंट बाद में इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं अगस्त हो गया, सितंबर वाले महीने के सप्लाई के लिए। सितंबर में भी 2 लाख का सप्लाई किया है, तो सितंबर वाला 2 लाख है। लेकिन अब ध्यान देना है, क्या देना है कि जितना ये जो क्वेश्चन था इसमें कंजम्पशन था क्या, कि इनवॉइस हमेशा लास्ट डेट को ही इशू हो रहा है। ठीक है, लास्ट डेट इस वाले में लास्ट डेट ये नहीं होगा, सितंबर वाले वैल्यू के लास्ट डेट नहीं होगा। ठीक है, अब समझो, ये 2 लाख के लिए तो हो गया अगस्त 5, ये 2 लाख के सितंबर 5, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेमेंट रिसीव हो रहा था। समझ गया? पेमेंट ये कर रहा था 2-2 लाख, लेकिन बोला था ना कि डिफरेंशियल जो भी होगा उस पर स्टेटमेंट इशू करेंगे हर क्वार्टर में। तो स्टेटमेंट इशू कर दिया अक्टूबर 3 को, और इशू किया 2/56 के लिए। तो जब 2/56 के लिए स्टेटमेंट इशू कर दिया, तो सितंबर का पेमेंट जो है ये इरिलेवेंस हो जाता है मेरे लिए। नहीं समझे? देखो, जैसे कि मैं तुम्हें कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहा था, ठीक है, तुम मुझे 2-2 लाख रुपया हर महीने दिए जा रहे थे, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, तो मेरा काम था कि मैं इनवॉइस जिस दिन ये पेमेंट रिसीव हो उस दिन कर दूं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो तो क्वार्टर एंड पे इशू हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं था। कहा भी गया था या तो पहले पेमेंट हो तो पेमेंट के पहले या पेमेंट के डेट को। अब यहाँ अजम्पशन क्या है कि इनवॉइस इशू लास्ट डेट को हो रहा है। ठीक है, इनवॉइस पहले 5 अगस्त के पहले अगर इनवॉइस इशू हो जाता तो वो डेट लेना पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई जो डिपेंड करता है इस सेक्शन पे ना, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31। तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस अज्यूम किया जा रहा है कि लास्ट डेट को ही इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो जब जब तुम मुझे पेमेंट देते गए, 2 लाख दिया तुमने, तो मुझे इनवॉइस इशू उसके लिए अगस्त 5 को ही करना था, लास्ट डेट वही था, तो उसका टर्म सप्लाई अगस्त 5 हो गया, 2 लाख का सितंबर 5 हो गया। लेकिन जो अक्टूबर 6 को तुमने पेमेंट किया उसके पहले मैंने स्टेटमेंट इशू कर दिया 2/56 का, उसका 2 लाख तुमने अक्टूबर 6 में दे दिया और बचा हुआ 56,000 तुमने अक्टूबर 17 को दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू है 2/56 हो गया। ठीक है, तो जुलाई में हो सकता है मैंने तुम्हें ज्यादा 4 लाख 3 लाख 6 लाख तक के वैल्यू का सप्लाई कर दिया हो। ठीक है, लेकिन पेमेंट रिसीव 2 लाख मैंने हो किया था, तो सिर्फ 2 लाख के लिए उस टाइम टाइम सप्लाई हुआ था। तो इस चीज को समझो, जब 2/56 का जब मैंने स्टेटमेंट इशू कर दिया तो तुमने उसके लिए अब 2 लाख का पेमेंट किया ना। डिफरेंशियल जो था, डिफरेंशियल क्या था, 2 लाख तुमने पे किया, बाद में 56,000 था वो बाद में 17 को पे किया। ठीक है, तो अब इस केस में लास्ट डेट अक्टूबर 3 था, तो जब अक्टूबर 3 था उसके लिए लास्ट डेट, तो टाइम ऑफ सप्लाई ये 2/56 के लिए अक्टूबर 3। नहीं समझ में आया? समझो, तुमने क्या किया, 2 लाख का पेमेंट किया, कब किया? अगस्त 5 को। तो तुमको हरा लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड क्या था? अगस्त 5। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट इसके पहले तो इशू हुआ नहीं था। फिर तुमने 2 लाख का किया, इसके लिए लास्ट डेट क्या था? सितंबर 5। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड सितंबर 5 था। ठीक है, लेकिन जब तुम अक्टूबर 6 के पहले अक्टूबर 3 आ गया ना, अक्टूबर 3 को 2/56 का इनवॉइस इशू हो गया, मतलब स्टेटमेंट इशू कर दिया तुमने, इनवॉइस नहीं। तो लास्ट डेट क्या था? अक्टूबर 3।
तो 2,56,000 के लिए अक्टूबर 3, उसके बाद तुमने मुझे 2,56,000 क्या दिया है, इस 2,56,000 का पेमेंट किया है सिर्फ। आया समझ में? तो जब भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ध्यान देना है पहले क्या हुआ। अगर पेमेंट पहले मिल गया, ठीक है, तो लास्ट डेट होगा पेमेंट मिलने वाला। अगर गलती से स्टेटमेंट पहले हो गया तो लास्ट डेट स्टेटमेंट होगा। जो स्टेटमेंट जितना वैल्यू दिखाया रहेगा उतना वैल्यू का होगा, अब जितना पेमेंट मिलेगा उतना वैल्यू का होगा। ठीक है, तो इसी कारण इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा अगस्त 5, सितंबर 5 और अक्टूबर 3। समझ गए? अक्टूबर 3 में 2,56,000 के लिए आ गया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। यहां पर क्या था, यहां पे माइलस्टोन ऑफ इवेंट से लिंक था डेट ऑफ पेमेंट। देखो, रेणुदत्त लिमिटेड इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ XYZ लिमिटेड on 2nd July for a period of 2 years for construction of new building। ये ऊपर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स था, नीचे क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ठीक है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या कहा गया था, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट पता है तो तुम्हें इनवॉइस इशू करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर नहीं पता है तो जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ उसके पहले या उसी दिन। ठीक है, अगर माइलस्टोन ऑफ इवेंट से लिंक्ड है, जब वो माइलस्टोन अचीव हो जाएगा वो होगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो ये तो सेक्शन 31 का बात था ना। टाइम ऑफ सप्लाई तो वही होगा, मेथड ए और मेथड बी, केस ए और केस बी। क्या इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू हो गया? अगर हो गया डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अगर नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन तो वही है। ये सेक्शन तो लास्ट डेट मैंने विद इन लिमिट इशू हुआ कि नहीं हुआ इनवॉइस इसके पता करने के लिए है। ठीक है, टू बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 150 लाख एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेणुदत्त लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, डिफरेंट स्टेज पे देना है, 50, 75, 100। ठीक है, कोई बात नहीं। इनिशियल बुकिंग के टाइम मुझे एडवांस पेमेंट मिला है 15 लाख। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है बताओ। यहां पेमेंट कंप्लीशन ऑफ इवेंट से था, तो ये भी तो एक इवेंट है ना, इनिशियल बुकिंग। जब ये अचीव हो गया तो इनवॉइस कब हुआ, 2/7/2022 को। तो इनवॉइस कब इशू होना था, या तो इसके पहले या इस डेट को। तो इनवॉइस उसी डेट को इशू हो गया। डेट ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस उसी डेट को इशू हो गया। तुम ए वाला फॉलो करोगे। ए में क्या कहा था, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो इसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बताओ, 2/7/2022। समझ गए? आया समझ में? क्योंकि इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू हो गया है। अब जब 50% कंप्लीट हुआ तो लास्ट डेट इनवॉइस इशू करने का तो ये था, लेकिन इनवॉइस इशू हुआ देखो बाद में। अब क्योंकि इनवॉइस बाद में इशू हुआ तो अब क्या हो जाएगा, 15/3/2023 डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट जो अर्लियर हो। तो कौन अर्लियर है, 15/3/2023। समझ गए? तो ये सेक्शन तो बस इस पता करने के लिए ना इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट हुआ कि नहीं। समझ गए? 35% कंप्लीट हुआ कब, 20/6/2023 को। तो इनवॉइस कब इशू होना चाहिए था, या तो 20/6 के पहले या 20/6 को। पर इनवॉइस कब इशू हुआ, 24/7 को। तो इसका मतलब 20/6 और 23/7 जो पहले हो, तो कौन पहले है, 20/6। 100% कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग कब हुआ, 30/9 को। इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये या ये जो अर्लियर है। तो कौन अर्लियर है, 20/9/23। समझ गए?
तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। गुड्स में क्या होता है ना, लोग सक्सेसिव पेमेंट और सक्सेसिव रेट के बीच कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, जबकि समझना, बस क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट को। स्टेटमेंट इशू हो गया, जितना वैल्यू का स्टेटमेंट इशू हो गया उसका लास्ट डेट ये था, और या तो उसके पहले इशू हुआ है तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवाइस से कंपेयर करना है, फिर उसको लास्ट डेट को, वो तो लास्ट डेट बताएगा ना। स्टेटमेंट इशू जिस दिन हुआ वो तो लास्ट डेट है। अगर पेमेंट पहले आया तो कितना पेमेंट आया, 2 लाख आया, 3 लाख आया, 4 लाख आया, उस पेमेंट के लिए, उस सर्टेन पेमेंट के लिए, ठीक है। तो इस केस में वो 2 लाख 2 लाख 2 बार आ गया, लेकिन जो दूसरा 2 लाख आया स्टेटमेंट के बाद आया, तो स्टेटमेंट पहले आ गया ना। तो जब स्टेटमेंट पहले आ गया तो लास्ट डेट तो स्टेटमेंट का हो गया। अब उसके पहले अगर इनवॉइस इशू हुआ होगा तो वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। इसलिए ये मत सोचना कि लास्ट डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई है। टाइम ऑफ सप्लाई तो इस सेक्शन के हिसाब से है, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड। यहाँ अजम्पशन क्या है कि लास्ट डेट को इनवॉइस इशू हो रहा है, इसलिए ऐसा आंसर दे रहा है। अगर यहाँ पे कुछ डेट ऑफ इनवॉइस दे दिया होता, कुछ और अक्टूबर 1 दे दिया होता बाय द वे, तो अक्टूबर 1 होता, समझ गए। तो ये तुम्हारा हो गया 5 तक, बाकी कल करेंगे।